Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called reproduction. एनसीईआरटी में इसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. हम रखेंगे सेक्सुअल. आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स मींस हमारे को जो एग्जाम्पल हम देंगे आपको ह्यूमन बींग्स का. बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सेम टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ऑफ द सेम स्पीशीज. ह्यूमन मींस ह्यूमन, जानवर मींस जानवर. सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में भी वन इज अ मेल, अनदर इज अ फीमेल. एक मेल होती हैं और एक फीमेल होते हैं. मेल वो होते हैं जो मेल सेक्स सेल्स बनाते हैं और जो फीमेल होती हैं वो होती हैं जो फीमेल सेक्स सेल्स बनाती हैं. प्लांट्स के अंदर सेक्स सेल्स का नाम कुछ और था, यहाँ पर सेक्स सेल्स का नाम कुछ और होगा. यहाँ पे सेक्स सेल्स का नाम होता है स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल का नाम होता है ओवम. थोड़ा सा देख लेना कहीं नाम में कोई गड़बड़ ना हो. जब तक ये आपस में फ्यूज नहीं करेंगे, मतलब जब तक इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगी. एंड फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट. ये हमने लास्ट लेक्चर में भी करा है. और फिर ये जाइगोट धीरे धीरे फीमेल बॉडी में ग्रो करता है, डेवलप करता है, एंड इट डेवलप्स इनटू अ फुल्ली ग्रोन ऑफस्प्रिंग. और जैसे ये ऑफस्प्रिंग बन जाता है, ये न्यू बॉर्न बेबी कहलाता है. और इस टाइम पीरियड को बोलते हैं gestation period. It is the time taken by a zygote to become fully grown offspring. This is how same plants जैसा है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने सबसे पहले लेडीज फर्स्ट करते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज फीमेल सेक्स सेल. इसको बोलते हैं ओवम. एक एक वर्ड और डायग्राम हाथ के हाथ बना लेना. अ ह्यूमन ओवम is around 0.15 mm in diameter. This is also single cell having a nucleus cytoplasm and क्या दे रखा है भैया, सेल मेम्ब्रेन. ये ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में लगातार प्रोड्यूस होता रहता है. ये दिस इज अ स्पर्म विच इज 0.5 mm लॉन्ग. इट हैज अ हेड एंड द मिडल. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से बना लेना. दिस इज स्पर्म. ये स्पर्म का हेड होता है जो मैंने गंदा कर दिया, जिसे मैं वापस साफ कर देता हूं. ये डायग्राम बना लेना. और ये मिडिल पीस, एक एक डायग्राम को ढंग से देखना है. दिस इज टेल. दिस टेल हेल्प इट टू मूव. रिप्रोडक्शन में टेल का कोई काम नहीं होता, बट दिस इट हेल्प्स टू मूव. स्पर्म को जो मोबिलिटी देती है वो टेल देती है. दोनों डायग्राम्स बना लो. दिस इज फीमेल सेक्स सेल, दिस इज मेल सेक्स सेल. दोनों डायग्राम बना कर आगे चलना. और जब ये मेल सेक्स सेल फीमेल सेक्स सेल से फ्यूज कराएंगे, ये मैंने मेल सेक्स सेल दो बार बना दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. बट फर्टिलाइजेशन कराने से पहले मेल सेक्स सेल आया कहां से? मेल सेक्स सेल आया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होता है विच फॉर्म्स मेल सेक्स सेल्स. तो मेन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पहला बंदा होता है वो होता है टेस्टिस. ये सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का. टेस्टिस को जिस पाउच में रखा जाता है उस पाउच को बोलते हैं SCROTUM, स्क्रोटम. टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरॉन. वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं एपिडाइडाइमिस में. ध्यान से देख लेना. और एपिडाइडमिस के बाद ये सिंपल सी एक ट्यूब जा रही है जिसे बोलते हैं वास डेफेरेंस.
जिस ट्यूब को बोलते हैं वास डेफरेंस। वास, DEFERENS, it takes the sperms from epididymis to seminical vesicle, SEMINAL, ves vesicle, जहां पर स्पर्म स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरीली स्टोर होता है, और फिर ये स्पर्म यूरेथ्रा के थ्रू, जो यूरिन यूरिन और स्पर्म दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है, दिस इज यूरेथ्रा के थ्रू रिप्रोडक्शन के दौरान। Urethra is a common tube. Urethra is a common tube which can carry sperm as well as urine. Urine during the whole day and sperm during the time of reproduction or fertilization. And penis is the organ which injects the male reproductive cells into the female body. ये प्लीज इसके बारे में एक एक पॉइंट बहुत बहुत ध्यान से लिख लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। सबसे पहले वो बोलता है टेस्टीज। मैं एक एक पॉइंट ना बुक से, टेस्टीज आर ओवल शेप्ड। पहली बात, ओवल शेप्ड ऑर्गेनिजम्स विच lie outside एब्डोमिनल कैविटी, पेट के बाहर होते हैं। और इसकी एक दो बातें और हैं। और मैन हैज टू टेस्टीज आर प्रेजेंट, ये बात याद रख लेना। टेस्टीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, ये बात याद रख लेना। दे फॉर्म sperms and a sex hormone called, ये वर्ड याद रख लेना, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन के अंदर ये वो हार्मोन होता है जो आदमी को एक्स्ट्रा मसल पावर देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाती है इस हार्मोन की वजह से। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में इसका गलत प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर मैं चेस्ट प्रेस में 100 किलो वजन उठा पा रहा हूं और अगर मैं टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस ले लूं तो मेरे में ज्यादा ताकत आ जाएगी, मैं 150 किलो उठा लूंगा और मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी। कई बार जल्दी बॉडी बनाने के लालच में इंसान टेस्टोस्टेरॉन बाहर से लेना शुरू कर देता है, और जब आप टेस्टोस्टेरॉन बाहर से लेते हो तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरॉन बनाना बंद कर देती है। अगर आप डेली बाहर से खाना खा के आओगे, ओवर अ पीरियड ऑफ महीना और 1.5 महीने तक अगर बाहर से खाना खा के आ रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा मम्मी खाना बनाना बंद कर देगी, और वैसे ही आपकी बॉडी जब टेस्टोस्टेरॉन बनाना बंद कर देगी तो यू वोंट बी अ मेल एनीमोर। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी बिल्डिंग में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात याद रख लेना। प्लीज नोट दैट टेस्टिस ऑफ अ मैन मेक सेक्स गैमेट्स फ्रॉम प्यूबर्टी। फ्रॉम प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बारे में हमने अभी आपको कुछ नहीं बताया, अभी आपको बताएंगे। आगे अगर क्लास ध्यान से देखे तो द टेस्टिस ऑफ अ मैन, द टेस्टिस ऑफ अ मैन lie in a muscular pouch called scrotum, since outside abdominal cavity its temperature is 1 to 3 degree less than body temperature, which is good for sperm फॉर्मेशन। ये बात याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये इसका टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री कम होता है, विच इज गुड फॉर। और आगे द स्पर्म्स फॉर्म्ड इन द टेस्टिस गो आउट इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडमिस। द sperm formed goes into
a coiled tube called epididymis, ये याद रख लेना, and the sperms get stored temporarily and are stored टेम्पोरेरली। बड़ा सिंपल फंक्शन है, यहां से स्पर्म्स को लेके जाएगा कौन, वास्ट डिफरेंस, सिंपल सी बात है। अगला, द स्पर्म गेट स्टोर्ड फ्रॉम एपिडाइडमिस टेक्स स्पर्म्स फ्रॉम एपिडाइमिस टू सेमिनल वेसिकल, स्पेलिंग देख लेना, कहीं हो सकता है मेरे से गलती हो जाए। A long tube was deferens which joins another tubes coming and gets joined with urethra। सेमिनिकल वेसिकल भी कोई बड़ा काम नहीं करती, स्टोर्स स्पर्म्स, जीवन भर के लिए नहीं, थोड़े ज्यादा समय के लिए, ये याद रख लेना। ये भी सारा हो गया। द लिक्विड प्लस स्पर्म्स कंटेन, हाँ यहाँ पर urethra coming from the bladder, their secretion to the sperms. Sperms are now liquid. The liquid plus sperms contains semen. स्पर्म के साथ जब एक लिक्विड जुड़ जाता है यूरेथ्रा से आता हुआ तो वो बन जाता है सीमेन। ये वर्ड याद रख लेना, विच इज अ थिक लिक्विड। द सेक्रेशन ऑफ सेमिनिकल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ये दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म ताकि वो खराब ना हो, ये याद रख लेना। और उसका ट्रांसपोर्ट, और दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। और पेनिस जो होता है इसमें कोई वो नहीं है ऐसा, पेनिस passes sperms from male body to फीमेल बॉडी, ये बात याद रख लेना बस। दिस इज 5 नंबर का सरकारी क्वेश्चन है, ये सरकारी क्वेश्चन है, आता है विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये 5 नंबर का सीधा सीधा आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये पढ़ने से पहले पहले एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बना लीजिए। धन्यवाद। तो अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह पढ़ेंगे। इसके अंदर जो सबसे पहला ऑर्गन होता है, अगर ध्यान से देखें ऑर्गन्स में सबसे पहला जो ऑर्गन है नंबर 1, दैट इज वेजाइना। इसके थ्रू स्पर्म्स अंदर आते हैं। नंबर 2 कर्विक्स, कर्विक्स से यूट्रस में जाता है स्पर्म्स, स्पर्म्स फिर वहां से ओविडक्ट में जाते हैं और वहां से फनल यहां पर ओविडक्ट तक, यहां स्पर्म पहुंचता है। और जो मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ओवरी है। तो काउंटिंग यहां नीचे अंदर बाहर नहीं करेंगे। नंबर 1 इज ओवरी, नंबर 2 इज ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद आता है नंबर 3 यूट्रस, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में। फिर कर्विक्स, और कर्विक्स के बाद वेजाइना, वेजाइना को बोलते हैं बर्थ कैनाल। बेबी बॉडी से बाहर वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलता है। अब सबसे पहले अगर क्लास ध्यान से देखें, व्हाट आर ओवरीज? ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। वो जो टेस्टिस थे वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी थे, ये इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी है। दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किडनी के पास होते हैं। दे मेक फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा एंड दे ऑल्सो मेक ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन वो दो हार्मोन होते हैं जो ओवरी बनाती है, जिससे फीमेल कैरेक्टर्स आते हैं। फीमेल कैरेक्टर्स मतलब फीमेल वॉइस, पतली वॉइस, प्यारी आवाज, सॉफ्ट स्किन, सॉफ्ट स्किन, इजी, मतलब बिल्कुल मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में बहुत बारीक बारीक डिफरेंस होते हैं, वो इन हॉर्मोन्स की वजह से होते हैं। ह्यूमन मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल्स में प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। एंड ईच ओवरी कंटेन्स 1000 ऑफ फॉलिकल्स। हर ओवरी में, जैसे उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, टेस्टिस बनाता है, लाखों स्पर्म्स बनाता है,
ये बहुत सारे फॉलिकल्स बनाता है। और जब प्यूबर्टी आती है, फिर प्यूबर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्यूबर्टी आती है तो ये फॉलिकल्स राइप होने लग जाते हैं, पूरी तरह मेच्योर होने लग जाते हैं। यहां से ये निकल के जाते हैं ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जब जाते हैं, ओविडक्ट देखो ओपन है, यहां पर बिल्कुल अटैच नहीं है, ये यहां से थोड़ा सा खुला हुआ है, अगर ध्यान से देखो पूरी तरह अटैच नहीं है, ओवरी के ऊपर सराउंडिंग है। ओवरी में से जो निकलेगा वो ओविडक्ट में जाएगा, बट उसने उसे बंद नहीं कर रखा, not directly connected to ovaries. Ovum released goes into the oviduct. फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होती है, फर्टिलाइजेशन इस एरिया में होती है। यूट्रस, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज सेल यूट्रस के अंदर आता है। इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो जाइगोट है, जाइगोट की डेवलपमेंट वो यूट्रस में होती है। यूट्रस कनेक्टेड होता है कर्विक्स से, और कर्विक्स कनेक्टेड होता है वेजाइना से, और जो बेबी यहां पर डेवलप होता है वो अल्टीमेटली वजाइना से बाहर आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। अगर साथ हो तो यहां पर पहले प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को समझो। ये स्पर्म्स एंटर करी यहां पर, और यहां से स्पर्म, ओवरी ने ओवा रिलीज करा, और यहां पर फर्टिलाइजेशन हुई, द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट। अब ये हो गई बाकी स्पर्म्स अनयूटिलाइज्ड चली गई, कोई जरूरत नहीं थी इनकी, और सेल बन गया। और जैसे ही ये सेल बन जाता है, अब ये सेल धीरे 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 यूट्रस में आ जाता है। अगर यूट्रस का पार्ट देखें तो यहाँ थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड होती है, जो मैं येलो येलो कर रहा हूं, ये थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड होती है। इसका काम होता है कि सेल को जो भी खाना पीना चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो सेल जाकर इस थिक लाइनिंग में चिपक जाता है, और ये चारों तरफ ब्लड ब्लड से घिरा हुआ होता है। और ये जो होता है, और जब यहाँ पर बेबी सेल यूट्रस में आ जाता है, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब बेबी, व्हेन अ zygote gets embedded in the walls of uterus, it this process is called इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और उसके बाद यूट्रस के ही अंदर बेबी की डेवलपमेंट होती है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये जो रेड रेड वाला जो मैं पार्ट कर रहा हूं, ये जो ब्लड की लेयर है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म्स नहीं आई, यहां से सेल जो रिलीज होगा वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ये जो ब्लड वाली लेयर होती है ये हर 28 दिन बाद बॉडी से फिर बाहर आ जाती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। फीमेल बॉडी का फीमेल साइकिल। अगर सेल्स फर्टिलाइज ना हो तो ये जो रेड लाइनिंग है, ये ब्लड की जो लाइनिंग है, ये बॉडी से बाहर आती है एवरी मंथ, मंथ से थोड़ा सा कम 28 दिन के पीरियड में। दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ये बात याद रख लेना, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुई है, यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड बाहर आ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जब तक एक फीमेल प्रॉपरली वो नहीं होती, मतलब अगर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो हर उसमें पीरियोडिकली ये ब्लड की लाइनिंग बॉडी से बाहर आती है। और एक ऐसा एज आती है फीमेल की बॉडी में जब उसकी बॉडी ये जो ओवरीज हैं वो ओवा बनाना बंद कर देती हैं। उस चीज को बोलते हैं मेन्योपॉज बोलते हैं। तब ये लाइनिंग वाइनिंग बननी बंद हो जाती है। ये दोनों में आराम से डायग्राम बना लीजिए और पढ़ लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं समझा पा रहा हूं तो सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स में यही होता है, हर महीने धीरे धीरे ये थिक लाइनिंग बनती रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यूट्रस में बेबी को ये थिक लाइनिंग लगातार हेल्प करती रहती है, खाना पीना जो चाहिए होता है, प्लेसेंटा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड। और अगर यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये थिक लाइनिंग 28-29 दिन बाद फीमेल बॉडी से धीरे धीरे 4-5 दिन के इंटरवल में बाहर आती रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
मेंस्ट्रुएशन, इसके ऊपर काफी मूवीज वगैरह भी बन चुकी हैं। तो इसमें देयर आर द रिलीज ऑफ ओवम, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन हो गई। इन नॉर्मल हेल्दी गर्ल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे of the beginning of the menstrual cycle. This means ovulation takes place in the middle of the menstrual cycle. In human females, ovaries start releasing ovum or egg once every 28 days. Once every 28th day, the female ovary start releasing egg. ये बात याद रख लेना. Please note that ovulation do not takes place every day after puberty. It takes place after a period of 28 days. Before ovulation, the inner lining of वो अब यहां पर before ovulation, the inner lining of uterus becomes thick and soft with lot of blood capillaries. ये याद रख लेना. And these changes in the uterus are necessary because in case of the ovum released by the ovary gets fertilized, तो बॉडी में बेबी की बॉडी को जो चाहिए होगा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सब कुछ यही प्रोवाइड करेगी. हाँ, एंड व्हेन फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, तो जो ब्लड की लाइनिंग है ब्रेक डाउन कर जाती है. सो द ब्रेक डाउन and removal of inner thick lining of the uterus in form of vaginal bleeding is called menstrual फ्लो. क्योंकि फिर वो अगर नहीं निकलेगा तो बॉडी के लिए वो सही नहीं होता. दैट इज आफ्टर 28 days. मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी 28 days इन अ हेल्दी फीमेल. कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है तो वो दिक्कत होती है. दिस इज कॉल्ड पीरियड्स इन अ फीमेल. अब आपको थोड़ा सा वर्ड बताएंगे प्यूबर्टी के बारे में. आप लोग जब पैदा होते हो तब यू आर नॉट, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, नॉट sexually mature. We are not sexually mature at time of birth. हम सिर्फ पैदा होते हैं. फिर over a time, over a period of 12 to 14 years, हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में और फीमेल्स की बॉडी में सबसे पहले क्या होने लगता है? सेक्स हॉर्मोन्स पैदा होने लग जाते हैं, प्लस सेक्स सेल्स पैदा होने लग जाते हैं. मेल्स की बॉडी में अलग, फीमेल्स की बॉडी में अलग, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं मेल्स में एंड फीमेल्स में. मेल्स में डीप वॉइस हो जाती है, भारी आवाज हो जाती है. हेयर ऑन चेस्ट और फिर फेशियल हेयर, दाढ़ी आ जाती है, ये सब आ जाता है. फीमेल्स की वॉइस सॉफ्ट वॉइस होने लग जाती है. मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है, सॉफ्ट स्किन हो जाती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूबर्टी. थोड़ा सा ध्यान से देख लेना. इट इज द एज
the age at which sex hormones begin to produce and the boys and girls become sexually mature. पुराने जमाने में जब हम लोग सेक्सुअली मेच्योर होते थे तो उस समय शादी करा दी जाती थी, बहुत 12-12 13-13 साल के बच्चों की शादी करा दी जाती थी। बट आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल शादी होती है जब आप फाइनेंशियली मेच्योर हो जाओ, ये याद रख लेना। और ये मैं बता चुका हूँ टेस्टीज क्या करते हैं और ओवरीज क्या करती हैं। द वेरियस चेंजेस अकर इन गर्ल्स आर हेयर अंडर द आर्मपिट्स, यहाँ पर हमारे प्राइवेट एरियाज में बाल आने लग जाते हैं, ये सब हमने आपको बताया हुआ है। फीमेल्स और मेल्स में मेल जो होता है रिमेन्स reproductive since puberty till end of life। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, remain reproductive since puberty to a certain age, जो कि 56 to 58 ईयर्स होती है। 56 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है और एक एज में जाकर मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन के स्टार्ट होने वाली एज को हम बोलते हैं मेनार्क और मेंस्ट्रुएशन के खत्म होने वाली एज को बोलते हैं हम मेन्योपॉज। ये दोनों डेफिनेशन लिख देना। द एज एट विच द सेक्सुअल साइकिल स्टार्ट्स, एंड यहां पर सेक्सुअल साइकिल स्टॉप्स। उसके बाद एक फीमेल रिप्रोडक्टिव नहीं रहती, ये बात ध्यान दे लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाते हैं बर्थ कंट्रोल के मेथड्स। बर्थ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है देश की और विश्व की। इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पॉपुलेशन है। हमारे रिसोर्सेज इतने हैं, पहले उसको खाने वाले इतने लोग थे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं थी, फिर पॉपुलेशन बढ़ी, उसको खाने वाले इतने लोग आ गए। अब पॉपुलेशन और बढ़ गई है तो रिसोर्सेज और कम होते गए, क्योंकि रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब ये रिसोर्सेज ले देकर जो पहले बहुत ज्यादा थे, अब वो रिसोर्सेज इतने रह गए हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो देयर विल बी अ फाइट अमंग्स द इंडिविजुअल्स, और कहीं ऐसा ना हो उस रिसोर्सेज के चक्कर में एक दिन हम ही एक दूसरे को मार बैठे। तो उसके लिए वी यूज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ओवर पॉपुलेशन भी अच्छी बात नहीं है, जिसमें एक होता है टेम्परेरी मेथड्स, दैट इज बैरियर मेथड्स। सेकंड होता है, सेकंड मेथड इज केमिकल मेथड, कोई दवाई ववाई ले लेना, केमिकल मेथड्स। और थर्ड मेथड होता है सर्जिकल मेथड्स। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मेथड्स और इस मेथड में एक फर्क होता है। ये जो दोनों मेथड्स होते हैं और ये जो मेथड होता है, ये वाले मेथड टेम्पोरेरी होते हैं और ये वाला मेथड जो होता है परमानेंट होता है। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इन बैरियर मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स। कॉन्डम से क्या होता है, स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंचेगा। एंड डायफ्राम कैप फीमेल्स यूज करती हैं, is used so that fertilization। important benefit of condom is, इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, that it also prevents from sexually transmitted diseases। अगर उस बंदे को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीजेज है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एड्स और साइफिलिस नाम की बीमारी को बचाता है, गोनोरिया। ये
तीनों जो बीमारियां हैं, ये तीनों बीमारियां जो हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं, ये बात याद रख लेना। केमिकल मेथड्स में दे यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक मेडिसिन्स ले लेते हैं, और वो मेडिसिन्स आपकी प्रेगनेंसी को बचाते हैं। बट इनका एक डाउन पॉइंट होता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर एक बंदे को हो तो दूसरे बंदे को हो सकती है। इसे ओरल पिल्स भी बोलते हैं, दवाइयां खा लेते हैं। और एक और होता है IUCD, इसके ऊपर बहुत पूछा जाता है, वाई IUCD, इंट्रा, स्पेलिंग में गलत ना लिख दूं, यूटरीन, UTRINE, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें एक इक्विपमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड कॉपर टी फॉर्म में होता है। फीमेल बॉडी में इफ ए वुमन यूजेस अ कॉपर टी एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज, देन कॉपर टी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से औरत को नहीं बचाता। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, ये जिसे हिंदी में नसबंदी बोला जाता है। बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ sperm duct is removed, ये याद रख लेना, by the surgical operation, by the cut or legislated, this is called vasectomy, VESECTOMY। आदमियों के अंदर अगर करा जाए, फीमेल्स की बॉडी में अगर किया जाए, दिस प्रिवेंट्स, यहाँ पर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट्स, स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट्स आर रिमूव्ड, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ये याद रख लेना, जिससे ओवम ही नहीं निकलेगा। बेसिकली फर्टिलाइजेशन रोकी जाती है और कुछ नहीं है। और एक हल्का सा थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ लेना, स्टॉप फीमेल फीटिसाइड, स्टॉप फीमेल FOETICIDE, औरतों को, बच्चों को, मेल और फीमेल की रेशो, जो स्टैंडर्ड रेशो है मेल और फीमेल की, वो 1:1 होनी चाहिए। बट गर्ल चाइल्ड को मारा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में लड़का पैदा हो और हमारे वंश को आगे बढ़ाए। जैसे तुम बड़े राजवीर हो, मतलब मेरा दोस्त बोलता है कि बड़े तुम रजवाड़े हो ना, कि तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कीप इट सिंपल। धीरे धीरे ओवर द टाइम बीइंग औरतों की और मर्दों की रेशियो ये हो गई है, 1000 मेल्स के पीछे 947 फीमेल्स हैं। तो 53 फीमेल्स की कमी की वजह से यहाँ जो 53 मेल्स हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी। नेचर में, सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा। कई शहरों में ये रेशो 800 के करीब भी है, तो ये और ज्यादा दिक्कत देगी। इसी वजह से समाज में इम्बैलेंस होता है। तो लड़के जितने इंपॉर्टेंट है उससे कई ज्यादा लड़कियां भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कहीं ज्यादा ना बोलो तो इक्वली तो जरूरी है। एक होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होने वाली डिजीजेस को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और जब आपकी प्यूबर्टी आती है उस एज में आपकी सेक्सुअल काउंसलिंग इज मस्ट। आमतौर पे आजकल स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन का करिकुलम स्टार्ट किया गया है, प्लस इसमें आप लोग अपने पेरेंट्स से एडवाइस लो। अपने दोस्त यार से जो एडवाइस लोगे, वो बंदा जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है वो आपको गलत ही ज्ञान देगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एक बीमारी है गोनोरिया, GON, ध्यान दे लीजिएगा, स्पेलिंग देख लेना, GONORRHOEA। सेकंड है साइफिलिस, और थर्ड है एड्स। एड्स के ऊपर जरूर सवाल पूछा जाता था, अक्वायर्ड इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। और जब इम्यून सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी में किसी भी बीमारी को लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। तो अगर जुकाम हुआ तो जुकाम ही इतना बढ़ जाएगा कि जुकाम ही आपको ले डूबेगा। ये याद रख लेना। गनोरिया इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये याद रख लेना, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं। और जब भी आपको कहीं पे भी प्राइवेट पार्ट्स में या कहीं पे भी अनयूजुअल सा महसूस हो तो उसे छुपाओ मत, अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करो, बट इट कैन बी करेक्टेड। ये एक वायरल डिजीज है एड्स, जिसको करेक्ट किया नहीं जा सकता, ये याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और साइफिलिस, गोनोरिया एंड साइफिलिस दोनों बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, बट ऐसी कोई टेंशन नहीं है, ये दोनों बीमारियां क्यूरेबल हैं। बट सही समय पे घर वालों से या डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। ये वाली बीमारी अभी भी इनक्यूरेबल है, इसके ऊपर बहुत अवेयरनेस जगाई जाती है। इसके लिए आपको एक तो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और स्टेरिलाइज्ड वो जो इंजेक्शन होते हैं, जो इंजेक्शन एक बार यूज हो जाए उसे फेंक देना चाहिए, वो किसी और को दोबारा नहीं लगाना चाहिए। जो नाई की दुकान में आप लोग जाते हो, जो कट ब्लेड्स वगैरह, जब भी आप बाल कटवाने जाएं, नाई की दुकान पे जाएं, तो एक्स्ट्रा पैसे नाई को देकर आए। ये मैं अपने बच्चों को पर्सनली बोलता हूँ। नहीं तो ऐसा होता है नाई भी जल्दबाजी में, सेम ब्लेड अगर दो बंदों के लग गया, अगर पहले बंदे को एड्स होगा, एड्स ब्लड के थ्रू भी फैलता है, तो जिंदगी भर के लिए प्रॉब्लम हो जाए। जरा सी सावधानी रख लोगे तो जिंदगी भर आसानी रहेगी। यहाँ के बाद हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हमारा चैप्टर खत्म होता है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।